नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जिस डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि वो दुनिया के सुपर बॉस बन गए, महज 1.5 साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ ठंडी पड़ गई। G7 के मंच पर डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है कि दुनिया के सामने सरेंडर करने के मूड में है। दर दर भटकने को मजबूर हो गए। कभी ईरान के सामने सरेंडर, कभी पुतिन को फोन मिलाकर यूक्रेन जंग बंद करने की अपील, कभी डील की बात। यानी जिस G7 को पानी पी पी कर ट्रंप कोसे थे, जिस G7 को अमेरिका को, जिस G7 के हित की परवाह नहीं थी, वही आज G7 के मंच पर खुद को अलग थलग पा रहा है। G7 के मंच से यह कह दिया जाए कि अमेरिका अब अपने भरोसे है तो फिर क्या होगा। हालांकि ऐसा होने के आसार कम है। ट्रंप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में उनकी पीठ थपथपाई जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को एक विलन के तौर पर देख रही है। और G7 के समिट में जाने से पहले ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान से डील चाहते थे, ताकि वो दुनिया के G7 देशों को, ग्रुप 8, ग्रुप 7 देशों को मुंह दिखा पाए, अमेरिका की साख बचा पाए। तो क्या ट्रंप की यहां भी बेइज्जती हुई? जंग में हारने और विमानों की मटिया मेट कराने के बाद ट्रंप मुंह दिखाने के लायक नहीं है। लेकिन वो ट्रंप हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। G7 के नेताओं से औपचारिक मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर नेताओं ने ट्रंप को इग्नोर किया। आखिरकार जंग में झूठी जीत के लिए क्या क्या करेंगे ट्रंप, और G7 की इस बेइज्जती का बदला कैसे लेंगे ट्रंप? ट्रंप ने दुनिया के जिन देशों को नकारा कहा, आज उन्हीं के साथ टेबल शेयर करना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है? तो क्या अमेरिका को दुनिया में ट्रंप ने अलग थलग कर दिया? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ईरान के साथ जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति बुरी तरह उलझ चुके थे और उसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप को G7 में भी जाना था। इसलिए जंग में हारे डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन में ईरान की शर्तों पर ही डील के लिए सहमत हो गए, क्योंकि अगर वो डील पर सहमत नहीं होते तो G7 में मुंह कैसे दिखाते हैं। डिजिटली इस डील को साइन कर दिया गया है। फाइनल साइन 19 जून को होना है। साइन होगा भी नहीं होगा इस पर संशय है, क्योंकि इजराइल इस डील के फेवर में नहीं है, और कई अमेरिकी लीडर्स भी डील पर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप इसे अपनी जीत बता रहे हैं। फटाफट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दुनिया को बताया अमेरिका जंग जीत गया है, ईरान से डील हो गई है, क्योंकि G7 समिट में जाना था। और इसी झूठी जीत पर मुहर लगाकर डोनाल्ड ट्रंप मुंह उठाकर फ्रांस पहुंच गए और G7 समिट में शामिल हो गए, जिससे दुनिया को वो ये बता पाए कि उन्होंने जंग खत्म कर दी और वो ईरान से जंग जीत गए। और G7 पहुंचकर इसी फर्जी जीत पर, झूठी जीत पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर लगाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसके आसार कम है, क्योंकि जिन लोगों से ट्रंप ये उम्मीद कर रहे हैं, उसी G7 को ट्रंप कभी पानी पी पी कर कोसते थे। जो G7 डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरा लगता था, वो G7 आज बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं G7 के देशों के लिए क्या क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। G7 देशों को अक्सर डोनाल्ड ट्रंप फ्री लोडर कहते थे। अमेरिका का कहना था कि अमेरिका के पैसों पर G7 देश पलता है। नेटो पर कम खर्च करने वाले देशों से ट्रंप नाराज थे। कनाडा, यूरोप के साथ टैरिफ युद्ध भी छिड़ चुके थे। ट्रंप रूस को फिर से G7 में शामिल करना चाहते थे। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद उसे बाहर किया गया था। फ्रांस और जर्मनी ने रूस की वापसी का विरोध किया था। पेरिस जलवायु समझौते से ट्रंप बाहर निकलकर ट्रंप ने विवाद बढ़ाया। 2018 में ट्रंप ने G7 के संयुक्त बयान को ठुकरा दिया था। ट्रंप का मानना था कि G7 अमेरिका से ज्यादा अपने हित साधता है और अमेरिका का गलत इस्तेमाल करता है। यानी जिस G7 से कल तक ट्रंप की दुश्मनी थी, आज उसी G7 की गोद में ट्रंप बैठे हुए। और अचानक से ट्रंप को G7 इसलिए भी दिखा क्योंकि यहां से ट्रंप की अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है। ईरान युद्ध में हार का एलिगेशन, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा वेस्टर्न मीडिया कह रहा है। सिर पर मिड टर्म इलेक्शन,
अर्थव्यवस्था मटियामेट कर चुके हैं। अमेरिकन महंगाई के चक्रवात में जूझ रहे हैं। अमेरिका की साख पूरी दुनिया में डुबो चुके हैं। तो इस डेंट को पेंट करने के लिए और डेंट को ठीक करने के लिए पहुंच गए G7 ट्रंप। पहले डील पर सहमति बनाई ताकि G7 में वाहवाही हो, और जब से ट्रंप G7 गए सिर्फ एक ही रट पकड़े बैठे हैं, ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, हम डील कर चुके हैं, और G7 इस पर मुहर लगाए। तो G7 से क्या चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को? G7 के मंच से बचने की राह ढूंढ रहे थे ट्रंप। वैश्विक दबाव के कारण ट्रंप G7 में मजबूरी में पहुंचे हैं। ईरान अमेरिका डील समझौते को समर्थन दिलाना प्राथमिकता है। टैरिफ नीति पर G7 देशों की नाराजगी कम करने की कोशिश है। यूक्रेन युद्ध को लेकर सहयोगियों की राय जानना ट्रंप के लिए जरूरी है। चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव पर साझा रणनीति बनाने का दबाव है। ट्रंप चाहते हैं कि G7 के सहयोगी देश अमेरिकी नीतियों का विरोध न करें। मिडटर्म चुनाव से पहले खुद को वैश्विक नेता के तौर पर फिर से पेश करना चाह रहे हैं। G7 देशों के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने की चुनौती है। यानी जिस G7 को ठुकराया, आज उसी G7 के मंच की जरूरत पड़ी है ट्रंप को। ईरान जंग में फेल रहने के बाद और यूक्रेन जंग पर काबू ना पाने के बाद जब G7 ट्रंप पहुंचे तो G7 के सहयोगियों की सपोर्ट की अपेक्षा करके पहुंचे। कैसे उस मंच पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, हैंडशेक कर रहे हैं। दुनिया का कोई और नेता होता तो शायद ये नहीं कर पाता। कहते हैं ट्रंप को G7 में किसी ने गले तक नहीं लगाया, सिर्फ फॉर्मेलिटी की। G7 के किन किन नेताओं से ट्रंप का विवाद रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, ब्रिटेन ने ईरान पर हमले के लिए बेस नहीं दिया, सैनिक नहीं दिया, जिससे ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप ने कहा, मैं ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। हमारी युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन उसमें शामिल होता है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, ट्रंप कनाडा के साथ व्यापार असंतुलन से नाराज हैं। ट्रंप अक्सर कार्नी को गवर्नर कहकर बुलाते हैं। अमेरिका कनाडा को अपना 51वां राज्य बताता है। कनाडा अमेरिका के इस दादागिरी का विरोध कर रहा है। पिछले साल कनाडा ने G7 का आयोजन किया था। ट्रंप कुछ कारणों से G7 की बैठक से जल्दी निकल गए थे। अब आ जाइए एक और नेता, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ईरान युद्ध में मदद नहीं करने पर फ्रांस की आलोचना की। ट्रंप ने मैक्रो के वैवाहिक जीवन का भी मजाक उड़ाया। अब मैक्रो का उड़ाया, मैक्रो की वाइफ का भी उड़ाया। मैक्रो ने ट्रंप के बयान को अनुचित करार दिया था। अब आ जाइए इटली की पीएम मेलोनी। 2025 अक्टूबर में ट्रंप ने मेलोनी की खूब तारीफ की। ईरान युद्ध में इटली के मदद करने से इनकार करने पर पोप लियो के साथ विवाद के बाद ट्रंप से रिश्ते खराब हो गए। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच विवाद पैदा हो गया। अब जापान के पीएम सनाई ताकाइची को भी ले लीजिए। ईरान जंग में जापान ने मदद नहीं की तो ट्रंप को गुस्सा आ गया। ट्रंप ने कहा, जापान बेहतर सरप्राइज के लिए तैयार है। जापान ने मुझे कभी पर्ल हार्बर के बारे में नहीं बताया। यानी पर्ल हार्बर के नाम से डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की दुखती रग पर हाथ रखा, क्योंकि पर्ल हार्बर के इंसिडेंट के बाद ही अमेरिका ने परमाणु बम जापान पर गिराए थे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ईरान युद्ध के दौरान जर्मनी ने यूएस की रणनीति पर सवाल उठाया। ट्रंप ने कहा, जर्मनी आवर्जन ऊर्जा समस्याओं पर ध्यान दे। इस बात के बाद अमेरिका जर्मनी के रिश्तों में तल्खी आ गई। ट्रंप ने जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुला लिया। ट्रंप के ऊपर नेटो को कमजोर करने की साजिश का भी आरोप लगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत पर ऊट पटांग टैरिफ लगाना, पाकिस्तान का साथ देना, मुनीर के लिए रेड कार्पेट बिछाना, पाकिस्तान के साथ डील करना, पाकिस्तान को महान देश कहना, मुनीर शहबाज की तारीफ करना। मैं तो रात भर ये पॉइंट्स गिना सकता हूं आपको। भारत पाकिस्तान को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है, व्हाइट हाउस में डिनर का आयोजन करना आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए, भारतीय शिप्स पर हमला करना, भारतीय नागरिकों की जान लेना। सोचिए, जिन नेताओं को कभी ट्रंप ने भला बुरा कहा, जिनकी बेइज्जती की, आज उन्हीं से हाथ मिलाने को मजबूर हैं।
और इसलिए कहावत है कि लौट कर बुद्धू घर को आए। ट्रंप घर वापसी चाह रहे हैं, तो क्या ट्रंप की घर वापसी का कोई रास्ता मुमकिन है? क्या मिड टर्म चुनाव में कुर्सी बचा पाएंगे? क्या अमेरिका की डूबी साख बच पाएगी? क्या ट्रंप अपनी कुर्सी पर आने वाले आंच को रोक पाएंगे? या फिर वो बहुत मशहूर लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वही चरितार्थ होगी कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, बहुत निकले लेकिन मेरे अरमा कम निकले। तो दुनिया तो कह रही है कि अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, आपका क्या होगा? और एक बहुत मशहूर डायलॉग है शोले फिल्म का, अब तेरा क्या होगा कालिया। और पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, रक्षा विशेषज्ञ। मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व राजनयिक। दामोदर सिंह, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। इमरान खोखर, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा अनुज माथुर जी से, क्या मुंह लेकर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और क्या चाहते हैं G7 से? और मुझे तो लगता है कि ईरान से डील करने का प्रेशर G7 समिट ही रहा है। हाँ, जय हिंद विवेक। देखिए, ईरान से डील करने का प्रेशर G7 नहीं रहा है, लेकिन ईरान के डील तो खैर किसी तरीके से आप इसको कह नहीं सकते। ये डील कहीं से भी नहीं है। डील होना बहुत दूर की बात है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहीं से मुझे लगता है सिग्नेचर फ्राइडे तक का हमको इंतजार करने की आवश्यकता है, क्या इसमें से इवेंचुअली निकल करके आ रहा है। तो जहां तक सवाल इसका है कि इस मेमोरेंडम के होने का सवाल नहीं है, इस मेमोरेंडम के होने के टाइमिंग का सवाल है। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा विवेक, क्योंकि G7 था और ये मुद्दा पश्चिम एशिया के युद्ध का, पश्चिम एशिया की अशांति का, और उससे पड़ते हुए व्यापक आर्थिक, पूरे विश्व में पड़ते हुए आर्थिक असर का ये जो मुद्दा था, ये उनको मालूम था कि वहां जरूर होने वाला है। तो इसलिए वो जब वहां जाना चाह रहे थे तो ऐसी चीज अपने साथ लेके जाना चाह रहे थे कि भाई आप वहां पर जाकर के कुछ बता सके दुनिया को कि लोग, ये एक युद्ध मैंने और रुकवा दिया, अब दे दो मुझे नोबेल प्राइज। तो मेरा ये मानना है विवेक कि इसको जिस तरीके से, कि आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की क्या जरूरत थी? कौन सा मुहूर्त निकाल के रखा हुआ था आपने कि अगर उस तारीख को वो मुहूर्त नहीं निकलेगा तो वो पूरा बदल जाएगा या हालत बिगड़ जाएंगे? आप डायरेक्ट कह सकते थे कि क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कर लिए, साथ साथ ये भी कह दिया कि जब तक फिजिकल सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक इनमें से कोई भी चीज लागू नहीं होगी। तो ये तो किसी भी तरीके से वो है नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का जो फसाड है, ये भी इसीलिए बनाया गया है कि वो जब G7 की मीटिंग में, समिट में पहुंचे तो उनके पास कहने के लिए कुछ हो। ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए, एक चीज जो मैं हमेशा से मेंटेन करता रहा हूं, अमेरिका ने मिलिटरीली कोई हार अमेरिका की मेरे को नहीं लगता हुई है। ये बात हमको समझनी है। लेकिन नहीं, मुंह क्या दिखाएंगे? मिलिटरीली हार नहीं हुई है सर। मैं देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि वो मिलिटरीली नहीं हारे हैं। मैं तो मानता हूं हारे, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या मुंह दिखाने गए G7 में? किससे दुश्मनी नहीं करी? मोदी से दुश्मनी करी, मार्क कार्नी से दुश्मनी करी, फ्रेडरिक मर्ज से दुश्मनी करी। G7 का कौन सा ऐसा देश है जिससे दुश्मनी नहीं करी? ये बात हम अक्सर कर चुके हैं, और ये निश्चित रूप से हम लोग इस बात पर सहमत हैं कि जो ट्रंप की परिस्थिति आज की तारीख में है वो उनके अहंकार की वजह से है। जिस प्रकार से वो बाकी देशों को, ये बात मैंने आप ही के चैनल पे काफी कुछ दिन पहले कही थी कि जो ट्रंप की डिक्शनरी में इक्वल नाम का कोई शब्द नहीं है, वो किसी को अपने बराबर नहीं समझते। उनका ये मानना है कि मैं तो सबसे बड़ा बादशाह हूं और बाकी सब मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को 9.5 घंटे वेट करवाया, जिस प्रकार से उन्होंने जापान के जो उनको कहा कि कैसे उनकी इंसल्ट करी बुला करके अपने देश नहीं बोला, परमाणु हमले का टेस्ट क्या होता है जापान से बेहतर कौन बता सकता है? ये तो इससे ज्यादा बुरी मुझे लगता है कोई बात नहीं हो सकती। ये उनका अहंकार और उनका घमंड की जिसके कि जो वो समझते हैं अपने आप को बहुत, और वो जो इक्वालिटी के लिए, देश कोई भी हो, कितना भी छोटा हो, देश का अध्यक्ष और आप
एक ही पलड़े में है, एक ही बराबर होते हैं, ये बात हमको मानने की जरूरत है। जो मैं कह रहा हूं, आपने मेरे को बात पूरी नहीं करने दी विवेक, ये बता रहा हूं, मिलिटरीली कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वो हारे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि एक भी पॉलिटिको मिलिट्री एम जो है उन्होंने अपना हासिल नहीं किया। उनका जो हालत 28 फरवरी को थी उससे कहीं ज्यादा खराब हालत आज की तारीख में है, उन तमाम बातों को लेकर के, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रॉक्सी हो, चाहे वो उनका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, किसी भी तरीके से, और या फिर जो जो ऑल इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम हो। देखिए ये तो कमाल की बात हो गई माथुर सर, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया तो फिर हार और जीत का फैसला हो गया ना। बिल्कुल हो गया। इसमें यही तो मैं कह रहा हूं, आपने मेरे को पूरा नहीं बोलने दिया। मैं यही कह रहा था कि मिलिटरीली उनको नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन एक भी उद्देश्य उन्होंने हासिल नहीं किया। अब मैं बताता हूं आपको जो उद्देश्य वो हासिल करने पर, जिस पे उनकी नजरें हैं, ये बात आप समझिए। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में ईरान में जाकर के ईरान को रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग में मदद करने का बहाना लेकर के ईरान में अपनी प्रेजेंस बनाना, ये उनका उद्देश्य होगा। ये बात आप देखिएगा, ये कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से वो वहां जाकर के कहें कि भाई आपको बहुत नुकसान हो चुका है, अब मैं आपका रीबिल्डिंग करूंगा, आपके ब्रिजेस मैं बना के दूंगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्रिएट करके दूंगा, और वहां पर जाकर के अमेरिकन कंपनीज काम करेंगी। ये चीज पे उनकी नजर है विवेक, ये बात देखिएगा, होगा नहीं होगा। इमरान गोवर जी, इमरान गोवर जी, देखिए, सबसे पहले तो तमाम एलिट पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है और जय हिंद। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक कहावत जो आपने फिल्मी डायलॉग से अपना इंट्रोडक्शन दिया था विवेक भाई, तो मैं भी एक बात हमारे यहाँ लोकल लेवल में कही जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। जिन 7-8 आपके नाम बताए हैं, कनाडा से लेकर फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस, इन सब में से क्या आपका जो शब्द है ना कि किस मुंह से जाकर आप इन हेड ऑफ द स्टेट से मिलेंगे, आपने इनके लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। इस दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी का, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर का हेड ऑफ द स्टेट गालीबाज हो सकता है, गाली गलौज कर सकता है, या हेड ऑफ द स्टेट के लिए गलत शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है, या उनको ये कह सकता है कि परमाणु बम का टेस्ट क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, या आपको पता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे और वो फिर दुनिया का बादशाह कहलाने के लिए अपने आप को चेष्टा रखे। विवेक जी, इस पूरे मामले में समझिए, जैसा हमारे भाई पहले मेजर जनरल साहब ने बताया कि जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, और अब वो अपनी प्रेजेंस, क्या ईरानी इतने सीधे लोग हैं या इतने शरीफ है या बिल्कुल इतने नादान या मासूम है कि जिसने 46 साल तक उन पे सैंक्शन रखे, 13,000 स्ट्राइक कर दी, अपने खामनेई सीनियर को शहीद कर दिया, बच्चियां मार दी, उनके उस अमेरिका को क्या वो ईरान में काम करने देंगे? अभी जब न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कहीं ना कहीं हॉल्ट करने का या सरेंडर करने का जब मामला वहां पर प्रकाश में आया, उसके बाद देख लीजिए आरक्षी साहब के बारे में लोगों का क्या कहना है, या गौलीबाब साहब के बारे में लोगों का क्या कहना है। ईरानियन जो हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं करेंगे। ईरान की कुल मिलाकर एग्जिस्टेंस का सवाल था। ये तो ऑक्युपायर थे, ये तो इलीगल ऑक्युपायर थे जो आके बेवजह एक स्ट्राइक करना शुरू कर दिए थे। ईरान हर हाल में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करेगा, और ये जो अभी शुरुआत के अंदर जो एमओयूज की बात चल रही है, उन एमओयूज में अभी 3 दिन बाकी है। इस 3 दिन के दौरान नेतन्याहू का क्या पूरा का पूरा सोच रहेगा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसका जो इंटरनल पॉलिटिक्स क्या कहेगी, ये भी इस एमओयू पर डिपेंड करेगा कि ये एमओयू आगे एक पीस एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। कुल मिला के समझिए ये अमेरिका का कैरेक्टर है, अमेरिकी राष्ट्रपतियों का कैरेक्टर है। इन्हीं अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री से व्यवहार किया था ये तो हमें पता है, लेकिन उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था 74 के अंदर। सिचुएशन बदली हुई है, हो सकता है कि वो स्पाइन और वो बैकबोन आज ना हो, वो हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं आपको फिर आगे बात बता जाऊंगा, अमेरिकी किसी के सगे नहीं होंगे। अमेरिका के लिए सिर्फ अपना हित, अपना निजी हित वो सर्वोपरि है। लोग मरते हो, हजारों मर जाए, लाखों मर जाए, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरी दुनिया खराब हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में फैल जाए, उन्होंने तो अपना तेल बेच लिया। ये टोटल इनकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि अमेरिका का हित होना चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।